एसएसटी बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अगर समझ में आ भी जाता है तो उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। और अगर याद भी रख लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम हो पाता है क्वेश्चन पेपर में। बेस्ट रिसोर्सेज क्या है? एसएसटी क्रिएट, जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, आज मैं खुद से ही बात करने वाला हूँ कैसे मैंने अपने सबसे वीक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया, दैट इज़ 96 आउट ऑफ 100। मैंने उन लास्ट के 15 से 20 दिनों में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, एंड बिलीव मी, अगर आपको भी टेक्निक्स पता चल गई तो डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम है, आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से। सो वेलकम टू दिस वीडियो। सीधा आते हैं पॉइंट पे। तो भाई क्या एसएसटी बोरिंग है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि एसएसटी से भाई बोर हो जाते हैं, इतना सारा सिलेबस होता है, इतनी सारी चीज़ें होती, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है ये। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका। तो भाई सबसे पहली बात आती है क्या एसएसटी बोरिंग है? तो एसएसटी देखिए बोरिंग नहीं है। कोई भी ऐसा काम हो जिस काम से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है बेहतर, उस काम को आप करने में बोरिंग फील करेंगे, बोर होंगे आप उस काम करने में। और जिस भी काम को करने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप काम कर रहे हैं आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उस काम को करने में मज़ा लेने लगेंगे। सिंपल सी बात है। अब एसएसटी को आप पढ़ते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से ही नहीं पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? और सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो भाई आप जब उसको पढ़ते हो तो बोर फील करते हो कि इससे कुछ होना क्या है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से होता है। तो बेसिकली आपको अपनी चीज़ें बदलनी होंगी, पढ़ने के तरीके बदलने होंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो इसी तरीके से एसएसटी बोरिंग नहीं है। मुझे पहले बहुत बोरिंग लगती थी, ये समझ लो, मुझे नफरत थी भाई एसएसटी से। मैं जब क्लास 10th में था तो भाई इसी चीज़ का मुझे इंतजार था कि मतलब कब क्लास 10th खत्म हो तो एसएसटी छुटकारा मिले। बट जब रियलिटी पता चली ना, तब बात कुछ और ही थी। एसएसटी में ही सबसे ज़्यादा स्कोर किया भाई। ठीक है, तो भाई अगली प्रॉब्लम ये भी आती है कि भाई कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास एसएसटी पढ़ने के लिए, कौन कौन से रिसोर्सेज का हम यूज़ करें एसएसटी को पढ़ने के लिए, एसएसटी को एक बेहतर तरीके से समझने के लिए। रिसोर्सेज, तो देखिए रिसोर्सेज मैं आपको बताऊं। देखिए सबसे पहले तो स्कूल आप जाते होंगे, कोचिंग आप जाते हो या ना जाते हो, स्कूल तो आप जाते ही होंगे। तो देखिए स्कूल में आ जाओ कि टीचर आपको पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा हो तो आपको बाद में नोट्स नहीं बनाने हैं, बाद में कहीं से यूट्यूब से या टीचर के बनवाए हुए नोट्स या फिर दोस्त के नोट्स वही छाप लिए, वो नहीं करना है। जब टीचर पढ़ा रहा उस टाइम आपको एक्टिव रहना है। टीचर के एक एक वर्ड सुनिए, जब वो कहानी सुना रहा है, जब वो इफेक्ट बता रहा है, जब वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तब उसके एक एक वर्ड को सुनिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्टिव रहना है इस तरीके से क्लास में, सिंपल सी बात है, एक रफ कॉपी लेके जाया करिए। रफ सॉरी, फेयर कॉपी लेके जाइए करिए। एसएसटी की फेयर कॉपी लेके बैठिए वहाँ पर, और टीचर जो कुछ बोल रहा है, ना केवल जितना वो लिखवा रहा है वो आप लिखिए, बल्कि जो वो बोल रहा है और आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लिख लीजिए। बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं, ना लिखने दीजिए, आप लिखिए उस चीज़ को, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इससे आप एक्टिव बने रहेंगे, उसकी बातों को सुनते रहिए, एक्टिव बने रहेंगे। वो जितनी चीज़ें कर रहा है, ये मैंने गलती की थी भाई। मैं इस तरीके से क्लास में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता था, मुझे समझ में नहीं आती थी। मैंने तो आखिरी के 15 से 20 दिन पढ़ी थी अच्छे से, जिसकी वजह से मैंने और सब्जेक्ट्स में टाइम नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो स्कोर है वो बिगड़ गया था। बट एसएसटी में अच्छे नंबर आ गए थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जब भी टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा हो उसी टाइम पर अपने फेयर नोट्स बनाते रहिए। और भाई नोट्स में राइटिंग का क्या करना है, राइटिंग कैसे बने, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी सी बात है। तो उसी टाइम पर करते रहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ भाई आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे एनसीईआरटी भाई इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, कैसे पढ़ें, पढ़ो भूल जाते हैं। तो भाई वो आगे आपको स्ट्रेटजी में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी को पढ़िए। और अगर बाई चांस आप उस दिन क्लास में नहीं जा पाते हैं, जिस दिन टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। भाई यूट्यूब में कोई 25 से 30 या 35 या 40 मिनट का कोई भी अपना लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको उस चैप्टर की जो एक समझ रहे ओवरव्यू थीम क्लियर हो जाएगी। तो आप 3 चीज़ों का सहारा ले सकते हो। सबसे पहली बात तो क्लास अटेंड कीजिए, उस पर फोकस रखिए। दूसरी चीज़ नहीं तो यूट्यूब से आप ओवरव्यू ले सकते हैं। तीसरी चीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। तो भाई अब प्रॉब्लम ये भी आती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे समझ में नहीं आता है, लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, ये सारी चीज़ें। तो भाई इसमें क्या सोल्यूशन है? मुझे पता है कि आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है एक, जिनसे इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो भाई मेन चीज़ आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए जो आपने बोर्ड के टाइम पर यूज़ की थी। हाँ, तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी या टेक्निक की। जो मैंने बोलिए बहुत ही काम की चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्ट्रेटजी में टोटल कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर करना है, जो कि आपका हो चुका है। अगर आपने क्लास अटेंड की है, वहाँ पर जो टीचर ने बोला भाई हो चुका है। एक बार आप इस तरीके से एक्टिव तरीके से अगर टीचर को सुन लेंगे ना, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
आपने वही नोट्स बना ली, वो नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट फिर भी मैं बताता हूँ आपको, इससे क्या होगा, ओवरव्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप क्लास अटेंड नहीं की तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब से कोई 25-30 मिनट का लेक्चर देख लीजिए, इससे आपका ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या करती है, अगली चीज़ देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या है। स्टेप नंबर 2 में आप एनसीईआरटी खोलिए, जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है उसको ओपन करिए और शुरू से लेके आखिरी तक, क्या मैं कह रहा हूँ, शुरू से लेके आखिरी तक पूरी बात सुनिएगा, पूरी स्ट्रेटजी देखिएगा, आपको तब रियलिटी पता चलेगी, ठीक है। शुरू से लेके आखिरी तक आपको टोटल पढ़ते रहना है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना एनसीईआरटी में, कुछ भी, उसमें बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड्स दिए होते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना समझ में आने दीजिए, आप उसको शुरू से लेके आखिरी तक पढ़िए, ठीक है। पढ़ लिया, स्टेप नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए एसएसटी में जो चैप्टर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो पैराग्राफ्स के फॉर्म में डिवाइड होते हैं, टॉपिक वाइज पैराग्राफ्स के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। आपको क्या करना है, हर एक पैराग्राफ से वो मेन रस निकालना है, समझ रहे हो, ये एक पूरी समरी दी गई है, मेन रस निकालना, वो पैराग्राफ एक्चुअली किस पर बेस्ड है, वो पैराग्राफ आपसे कुछ कहना चाहता है, आप समझ रहे हो, वो पैराग्राफ आपसे कुछ कहना चाहता है, उस चीज़ को समझिए, वो पैराग्राफ एग्जैक्टली किस चीज़ पर बात कर रहा है, वो पैराग्राफ आपसे एग्जैक्ट क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को पढ़ के, मतलब उस पैराग्राफ को थोड़ा 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ में कोई वर्ड आपको सता रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ आती है, तो भाई बगल में फ़ोन रखिए, जो भी फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म, जर्नलिज्म, इस तरीके से वर्ड आपको सता रहे हैं, मतलब नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, गूगल पर टाइप करिए वाट इट मीन्स, डॉट डॉट, मतलब जो भी आपका वर्ड लो, ठीक है, तो उसका आपको मतलब समझ में आ जाएगा, आप वहीं पर लिख भी सकते हैं बुक वगैरह में, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं अपने समझने के लिए अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप उसको कर लीजिए और पैराग्राफ को समझिए, और एग्जैक्टली पैराग्राफ जो आपसे कहना चाहता है उसको समझ के वहाँ पर लिख दीजिए एक सेंटेंस में, कितने में, एक सेंटेंस में, 5-6 वर्ड्स में, मेन वर्ड्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपको हर एक पैराग्राफ में कर लेना है। बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 में जब आप आएंगे तो देखिए आपको क्या करना है, अगेन अगेन हर एक पैराग्राफ में आपको जाना है, वही अपने चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में जाना है, और उस पैराग्राफ से, अब देखिए आपने बेसिक उसका जो मतलब बेसिक आइडिया उस पैराग्राफ को, वो तो आपने लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और वहाँ से एमसीक्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं, भाई किस जगह से एमसीक्यूज़ बन सकता है, कैसे करेंगे। एमसीक्यूज़ का मतलब हो गया, कोई पर्टिकुलर डेट दी है, कोई फैक्ट दिया है जियोग्राफी वगैरह में, इस तरीके से एमसीक्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उससे शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड करिए, लॉन्ग क्वेश्चन फाइंड करिए, और बिलीव मी, जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ आप फाइंड करेंगे वही आपको अपने पेपर में रखे मिल जाएंगे, और आप कहेंगे भाई ये क्या है, यही होता है भाई, उस पैराग्राफ से आप शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस फाइंड करिए और उनके आंसर्स भी फाइंड करिए, आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे फाइंड करेंगे, WWH रूल से, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, इस रूल से भाई जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन से नहीं मिल रहे हैं, भाई कोई सेंटेंस पढ़ा उस पर क्वेश्चन करिए, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पर, इस तरीके से क्वेश्चन करिए, उनके आंसर्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, वहाँ पर मार्क कर लीजिए। एक पैराग्राफ से लगभग 1 से 2 एमसीक्यू, 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, उस पैराग्राफ में मार्क कर दीजिए, ठीक है। बेसिक आइडिया आपने स्टेप नंबर 3 में मार्क कर दिया, तो यहाँ पर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए, और हर एक पैराग्राफ में आपको ये कर लें, और हर एक पैराग्राफ में आपको ये कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, स्टेप नंबर 5 की। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, शुरू से लेकर आखिरी तक आप पढ़िए। अब जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एमसीक्यूज पढ़ना है, आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ का बेसिक आइडिया देखना है, भाई पैराग्राफ किस बारे में क्या कहना चाहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो देखना है, क्या देखना है, एमसीक्यूज देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, उनके आंसर देखने हैं, बस बात खत्म। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िए, उनके आंसर पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, उनके आंसर पढ़िए, एमसीक्यूज पढ़िए, बेसिक आइडिया पढ़िए, आपको पूरा पैराग्राफ कंप्लीट। इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अब की बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप 3-4 बार ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं उस चीज़ का, समझ रहे हो, 3-4 बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो भाई आपको क्या करना है, इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। अगला जो हमारा स्टेप 6 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जिस दिन आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया है उसके ठीक 1 महीने में, मतलब उसी टाइम लिमिट में ठीक 1 महीने बाद आपको 2 बार उसका रिवीजन करने है। दूसरा रिवीजन होगा वो 1 हफ्ते के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला रिवीजन हुआ वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर लेना है। मतलब आज अगर आपने इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट किया, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, बट बिलीव मी, एक बार कर लिया ना, कोई समस्या नहीं होगी, ना क्वेश्चन की समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ें आपके, मतलब क्वेश्चन खुद आपसे इजाज़त लेके आएगा आपके पास कि भाई ये मैं हूँ, और आप उसको पहचान जाएंगे, और वो क्वेश्चन सामने आएगा, आपको पता रहेगा भाई इसका आंसर क्या है। इस तरीके से हो जाएगा, आप समझ रहे हो, मेहनत लगेगी शुरू में, बट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, जैसे आज आपने चैप्टर पढ़ा तो उसके 1 हफ्ते बाद,
उसके 1 हफ्ते का जो टाइम लिमिट है ना, उसके बाद 1 हफ्ते की टाइम लिमिट, उस 1 हफ्ते की टाइम लिमिट में किसी दिन 4 से 5 दिन बाद, 2-4 दिन बाद आप टाइम निकाल कर पढ़ लीजिए उस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिरी तक, रिवीजन करिए उसका। और रिवीजन बहुत टाइम नहीं लगेगा, एमसीक्यूज पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से 1 महीने के अंदर 2 बार कर लेना है, मतलब एक बार 1 हफ्ते के अंदर, एक बार 1 हफ्ते के बाद, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 8 क्या कहता है? स्टेप नंबर 8 अगर आपको फॉलो करना है तो करिए, ना करना हो तो ना करिए। स्टेप नंबर 8 में ये है कि भाई आप 2 पेज लीजिए और उस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज बने हैं, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम लिखिए, उसमें जितने एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज हैं, जिन जिन पैराग्राफ से आपने फाइंड करिए एमसीक्यूज लिखिए, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उतने शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब जब भी आपको दोबारा कभी उसका रिवीजन करना है उस चैप्टर का, सिंपल सी बात है भाई, वही 10-15 होंगे टोटल मिला के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उन 10-15 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट भाई। और इस तरीके से कंप्लीट किया, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आप समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप उस पेज में आपको लिख लेना और वो पेज वहीं पर अपने चैप्टर में बीच में दबा के रख देना है। जब भी आप उसका कभी रिवीजन करेंगे, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आंसर आपको बुक में मार्क, आपने बुक में मार्क कर लिए हैं, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है भाई। आखिरी में आपको ऐसी टिप देना चाहोगे या कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताना चाहोगे जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है? तो भाई टिप क्या कहें, ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि भाई देखिए जब आपको आता बहुत कुछ है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो भाई फ़ायदा क्या? क्योंकि भाई हमारा एजुकेशन इसी चीज़ पर है कि भाई आपको जितना आता है आप उसको एक्सप्रेस कीजिए अच्छे से, समझ रहे हो? एक्सप्रेस कीजिए, आपको लिखिए कि आपको क्या क्या आता है, उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछिए, एग्जैक्ट लिखिए, किस तरीके से आपको क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन फ्रेमिंग की पूरी टेक्निक मैं आपको बता दूं, आप इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं मेरे, और वहाँ पर बेसिकली आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ समझा दी है किस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम करना है। बिलीव मी, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन लिख पाएंगे क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।